जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था और फिर बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हमने बोर की त्रिज्या देखी थी और फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो वो किस वेग से चक्कर काटता है, हम लोगों ने ये भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा या किसी कक्षा में चक्कर काटता है तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, दरअसल हम आपको बता दें कि कक्षा की ऊर्जा हम देखते हैं कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी है। लेकिन इसमें सच्चाई ये होती है कि कक्षा की ऊर्जा नहीं होती है बल्कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की ही ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से ही हमको पता चलता है कि कक्षा की ऊर्जा कितनी है। पहली कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा, तीसरी कक्षा की ऊर्जा, चौथी कक्षा की ऊर्जा, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इस प्रकार जो है इसको हम नॉर्मली कह दिया करते हैं कि पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी होगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा इतनी होगी। लेकिन ये आप माइंड में रखे रहिएगा कि वास्तव में पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। और देखें, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, गति करता है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक विशेष स्थिति में नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो जब विशेष स्थिति में अगर ये नाभिक है और नाभिक पर धन आवेश होता है, और अगर हम ये देखें, हम यहाँ पर जितने भी सूत्रों का हम लोग डेरिवेशन किए हैं सब हाइड्रोजन को नॉर्मली हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व किए हैं। तो चलिए, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, हम हाइड्रोजन को ही लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, चूंकि गति करता है तो गति करने के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और एक विशेष स्थिति में गति करता है तो विशेष स्थिति में गति करने के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कह ले या कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे और इसी के आधार पर हम लोग तरंग संख्या देखेंगे, और अगर समय मिला तो हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ढेर सारे स्पेक्ट्रम, यानी जैसे कि बामर स्पेक्ट्रम, फुंड स्पेक्ट्रम, पास्चन स्पेक्ट्रम, ये सब कैसे, अब एक्स्ट्रा और आगे हम चल करके सब डिटेल में बताएंगे। इन सब का भी अध्ययन हम लोगों को करना होगा। तो फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ही कक्षा की ऊर्जा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो और वह नाभिक के चारों तरफ भी वेग से गति कर रहा हो, तो गतिज ऊर्जा को अगर हम K से रिप्रेजेंट करें तो गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। आप जानते हैं, जब हम लोग बोहर त्रिज्या निकाल रहे थे तो बोहर त्रिज्या के दौरान आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है तो केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल लगता है, और फिर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है। ये स्थिर वैद्युत बल के द्वारा ही अभिकेंद्र बल संतुलित होता था। तो अभिकेंद्र बल और स्थिर वैद्युत बल को हम आपस में बराबर किए थे, और जब आपस में बराबर किए थे
तो यहाँ से mv² की वैल्यू मिली थी। mv² जो पिछले वीडियो में हम डेरिवेशन कराए हैं, आप वहाँ देखेंगे। तो mv² की वैल्यू मिली थी ze² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ अगर हम mv² की वैल्यू रख दें तो देखें क्या मिलेगा हमें। K इजकल टू, यहाँ पर जो ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी वो हम देखने जा रहे हैं। ये मिल जाएगा K इजकल टू हाफ mv² की वैल्यू। तो हाफ mv² की जो वैल्यू है हमें देखना है। ये हाफ तो है, mv² की वैल्यू ये है। तो mv² की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या मिलती है। तो ये हो जाएगा ze² अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0r। और अगर हम 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/8 ze² अपान पाई एप्सिलॉन 0r। देखिए इस फार्मूले को हम कई रूपों में आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें अभी जिस रूप में आवश्यकता है हम उस रूप में लिख रहे हैं, फिर बाद में इसको हम बदलेंगे। तो यहाँ से हमको जो है ये गतिज ऊर्जा निकली है, और ये गतिज ऊर्जा यानी ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकली है। बाद में चल करके यहाँ पर r का मान रखेंगे तो फार्मूला दूसरे रूप में प्राप्त होगा, लेकिन अभी हम आपको सामान्य फार्मूला बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है इसको देखा जाए तो आपको मालूम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग डिराइव किए थे पहले चैप्टर में, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा विभव वाले चैप्टर में हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का डेरिवेशन किए थे। यहाँ भी देखिए ये जो नाभिक था, इस नाभिक के ऊपर Ze के बराबर आवेश होता है, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक पर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है, और प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में हमने आपको बताया था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R था। तो Q1 के जगह पर Ze और Q2 के जगह पर E होगा, तो Ze इंटू E कर देंगे तो Ze² हो जाएगा। और अपान इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी यानी कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r का मान। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, इतनी ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा जो है, इतनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, इतनी ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक दिखाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा मिल गई, यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा मिल गई। अब हमको कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अगर कुल ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो आपको मालूम है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कक्षा की ऊर्जा या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें ज्ञात हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E जो होगी, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर होगा। अब हम रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू।
तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/8 पाई एप्सिलॉन 0, 1/8 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन R। और फिर स्थितिज ऊर्जा को हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन R। हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखिए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो है E इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ZE स्क्वायर अपॉन R सब में कॉमन है। तो अगर सब में कॉमन है तो देखिए क्या मिलेगा, यहां आ जाएगा, अगर हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां आ जाएगा 1/2, और यहां आ जाएगा आपका -1। तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -1/2, यानी ये ZE स्क्वायर अपान हो जाएगा, और 1/2 नीचे 2 भी है, तो 2 में 4 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन 0 और ZE स्क्वायर अपान R हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें किसी भी कक्षा की ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी कक्षा में चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये ZE स्क्वायर तो कॉमन लिया गया था ना, इसको, इसलिए इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन लिया गया था। तो अब ये जो वैल्यू है ये -ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर ये नीचे जो R था ये R हो जाएगा। तो ये जो है कक्षा की ऊर्जा हमको ज्ञात हुई है। हमको जरूरत पड़ेगी तो बाद में चल करके यहाँ पे स्मॉल r का भी मान रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप याद रखे रहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी कक्षा में चक्कर काटने के लिए, अगर पहली कक्षा में चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, लेकिन यहाँ पर ये जो कक्षा है यह R के रूप में है, और R का मान तो हम लोगों को केवल पहली कक्षा की त्रिज्या मालूम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम जिसको बताया गया था, बोर त्रिज्या बताई गई थी। अब हम यहाँ पर चाहें तो स्मॉल r की वैल्यू भी रख सकते हैं, और देखिए स्मॉल r की वैल्यू भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि स्मॉल r की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, स्मॉल r की वैल्यू जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी n स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर ये था एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए या एप्सिलॉन 0 कह लीजिए, और फिर नीचे जो था पाई m z, और फिर ये था आपका E स्क्वायर। यहाँ से हम लोग स्मॉल r का मान निकाले थे। अब अगर स्मॉल r का मान हम यहाँ रख दें तो कक्षा की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -ZE स्क्वायर अपान हो जाएगा ये आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो स्मॉल r की ये वैल्यू रखें, देखें ये नीचे हो जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, और ये शेष सब ऊपर चला जाएगा। तो सब ऊपर चला जाएगा तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये है आपका पाई m z E स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो कटने लायक होगा उसको कटा देंगे, और फिर देखिए यहाँ पर आप देखें ये पाई से पाई कट सकता है, पाई से पाई हम कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद देखें यहाँ क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू माइनस,
और ये है, हम इस यम को पहले लिख देते हैं, देखिए यम, और फिर z इंटू जेड कर देंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका z स्क्वायर, और फिर यहाँ ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ये हो जाएगा e⁴। अब फिर हम नीचे आवे देखते हैं नीचे क्या मिलता है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 करेंगे तो एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर। अब जरा तो पहले हम ऐसा करते हैं ना, h स्क्वायर को पहले लिखते हैं, n स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। ये h स्क्वायर और इंटू हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये यहां से जरा ध्यान पूर्वक देखें, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, z उस तत्व का परमाणु क्रमांक है जिस तत्व के कक्षा की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है एप्सिलॉन 0 आपको मालूम है, एच प्लैंक कांस्टेंट है ये भी मालूम है, और n जो है कक्षा की त्रिज्या है, सॉरी n जो है कक्षा की संख्या है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमको मालूम हो कि किस तत्व की ऊर्जा निकालनी है, यानी किस तत्व के कक्षा की ऊर्जा निकालनी है, तो उस तत्व का हम परमाणु क्रमांक रख देंगे। और अगर हमको ये मालूम है कि किस कक्षा की ऊर्जा निकालनी है, तो n का मान अगर n के जगह पे 1 रख देंगे तो पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकलेगी, 2 रखेंगे दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, 3 रखेंगे तीसरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इस प्रकार केवल z और n का मान, यानी तत्व का परमाणु क्रमांक और कक्षा की संख्या, या जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, अगर इनका मान केवल हमको मालूम हो तो किसी भी कक्षा के ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हम जो है थोड़ा सा एक दूसरे रूप में बताएंगे, इसकी वैल्यू हम आगे चल करके निकालेंगे, अभी हम डायरेक्ट यहां नहीं रखना चाहते हैं। अब जरा आगे देखें, हम यहां पर एक कांस्टेंट जिसकी चर्चा हमको करनी है वो होता है रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी, अभी हम निकालेंगे। और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है आपको मालूम है, और सी जो है प्रकाश की चाल है ये भी आपको मालूम है। तो हम आपको बतला देना, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ये जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हैं, यानी ये यम z स्क्वायर e⁴/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है वो RHC के इक्वल होती है। और कैसे होती है इसको प्रूफ करके अभी हम बताएंगे। फिलहाल ये हमें दिमाग में रखना होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो यम z स्क्वायर e⁴ अपान हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। तो इतने के जगह पे हम रख देंगे RHC, ये RHC रखेंगे। तो इस प्रकार किसी कक्षा की ऊर्जा, देखिए अब कक्षा की ऊर्जा का एक और फार्मूला मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा, इतने के जगह पे हम RHC रख दे रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा RHC और अपान हो गया ये n स्क्वायर। अब देखिए आप जरा, यहाँ हम चाहे तो n रख सकते हैं, तो यहां से ये जो है नवीं कक्षा की ऊर्जा हमको ज्ञात हो गई कि अगर नवीं कक्षा का मतलब n के जगह पे 1 रख देंगे, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, तो नवीं कक्षा की ऊर्जा हमको इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, माइनस चिन्ह सिर्फ यह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी माइनस चिन्ह सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, माइनस का मतलब कुछ और नहीं होगा।
अब हम लास्ट में चल करके RHC की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन RHC की वैल्यू निकालने से पहले हम R रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अब हम यहां पर देखें, सपोज कीजिए हम पहली कक्षा की ऊर्जा निकालना चाहते हैं, तो पहली कक्षा की ऊर्जा हमको निकालनी होगी, तो हम n के जगह पे 1 कर देंगे, और अगर हम n के जगह पे 1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। देखें, यहां से भी निकाल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, बल्कि हम यहीं से निकालते हैं, यहां से निकालेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। हम जो है n के जगह पे 1 रखने जा रहे हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे, तो n के जगह पे 1 रखने का मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा, हम पहली कक्षा की ऊर्जा को हम मान लेते हैं E1। याद रखे रहिए, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, लेकिन हमको रीडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम सीधे यहां से रख रहे हैं उस फार्मूले को। तो यहां पर ये E1 इक्वल टू माइनस, और देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम z स्क्वायर e⁴ अपान हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। और पहली कक्षा है, पहली कक्षा को हम मान लेते हैं n1, पहली कक्षा को n1 मान लेते हैं और पहली कक्षा की ऊर्जा को हम E1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर। तो ये पहली कक्षा की ऊर्जा हमें ज्ञात हो गई। अब अगर हम यहीं से दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालें, तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा को अगर हम मान लें E2 है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस ये हो गया यम z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h स्क्वायर n2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, जैसा कि आपने बोर के परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी फोटान आकर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, या कोई भी फोटान निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टकराने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है, और फिर वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहां 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, फिर रिटर्न होकर के वापस आता है। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा में कितने का परिवर्तन हुआ, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से वो दूसरी कक्षा में गया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा E की जो वैल्यू होगी वो E2 माइनस E1 हो जाएगी। अब हम E2 और E1 की वैल्यू यहां रखते हैं, और याद रखे रहिएगा, ये ऊर्जा में परिवर्तन उतना ही होता है जितनी फोटान की ऊर्जा होती है, क्योंकि फोटान इलेक्ट्रॉन से टकराया था, और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, और ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। यानी डेल्टा E के जगह पर हम फोटान की ऊर्जा रख लेंगे, और फोटान की ऊर्जा जो होती है ये h होती है, ये आपको मालूम है। चलिए E2 और E1 की वैल्यू यहां हम रख रहे हैं, तो E2 की वैल्यू है माइनस यम z स्क्वायर e⁴ अपान ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस E1 की वैल्यू रखेंगे, तो सूत्र में भी माइनस है और यहां भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको यम z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर, चलिए यहां आते हैं। ये चीज आप याद रखे रहिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके, हम आपको बताएंगे। अब यहां से देखिए, ये है h, ये सबसे सेपरेट है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। आगे जो स्टेप हम बताने जा रहे हैं इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अब ये है h और न्यू इक्वल टू होता है c बाई लेमडा, तो न्यू के जगह पे हम कर देंगे c बाई लेमडा, ये हो गया आपका c बाई लेमडा। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इन दोनों में सब कुछ कॉमन है, केवल n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर कॉमन नहीं है, आप ध्यान से देखिए। तो हम ऐसा करते हैं, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम बाद में रख रहे हैं। तो यहां पर हम जो है अब हम कॉमन ले रहे हैं यम
जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपान हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए ये एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों जगह ये वैल्यू है। तो अब देखिए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका 1 अपॉन n1 स्क्वायर और माइनस यहां पर बचेगा 1 अपॉन, देखिए ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको बाद में रख देंगे, तो ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर। अब देखें आप जरा यहां पर, अब HC को हम लेकर के चले जाते हैं राइट साइड में, तो HC को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, हमको 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू निकलेगी। तो ये 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, देखें ये है यम जेड स्क्वायर। देखिए एक काम और करते हैं, जेड स्क्वायर को हम सेपरेट रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर को अलग कर दे रहे हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका यम ई टू दी पावर 4 अपान हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। और देखिए ये HC नीचे आ गया है, तो एच स्क्वायर पहले से प्रेजेंट था, एक और एच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एच क्यूब सी, और फिर यहां हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये एच सी यहां पर आ गया था। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो देखिए अब इसकी भी वैल्यू इसके बराबर होती है, लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा सा सॉल्ट हम करें तो देखिए इतने की जो वैल्यू आप देख रहे हैं यही रिडबर्ग कांस्टेंट, अगर आर की वैल्यू निकालेंगे ना, देखिए यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो एचसी नीचे आ जाएगा, और एचसी नीचे आ जाएगा तो बिल्कुल यही चीज मिलेगा आपको। देखिए जेड स्क्वायर अलग निकल गया, यम ई टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर है, एच यहां आ गया तो एच क्यूब हो गया और फिर सी हो गया। तो ये जो वैल्यू है यही रिडबर्ग कांस्टेंट, यही रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और इसके जगह पे आर हो जाएगा जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चूंकि यहां पर जो अध्ययन किया गया था वो हाइड्रोजन के लिए अध्ययन किया गया था, और हाइड्रोजन के लिए आपको मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z के जगह पे हम 1 कर देंगे। तो अगर हम Z के जगह पे 1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू, Z के जगह पे 1 हुआ है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका R 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर। ये आपको एक फार्मूला मिला है, और 1 अपॉन लेमडा को हम कहा करते हैं तरंग संख्या। लेमडा को तरंग संख्या कहा जाता है, इसको भी आप याद रखे रहिएगा। अब चलिए हम यहां पर आर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आर जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करके हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अब अगर ये इस ऊपर वाले को मिटा दें, क्योंकि इसकी वैल्यू और यहां जो हम देखे थे इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, तो यहां से रिडबर्ग कांस्टेंट अगर हम आर की वैल्यू नोट करते हैं तो देखें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका यम ई टू दी पावर 4 अपान हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब, और सी हो जाएगा। अब यहां पर हम सबका मान रख देंगे, और चलिए सबका मान रखते हैं। यम जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और यम इलेक्ट्रॉन का आवेश यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9
19 कूलाम होता है और पावर यहाँ 4 है। और इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 8 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको मालूम है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू रख देंगे तो ये 6.63 इंटू 10⁻34 का पावर 3 हो जाएगा। और सी प्रकाश की चाल हम नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होता है 3 इंटू 10⁸ आपको मालूम ही है। अब इसको हल किया जाएगा, तो इसको अगर आप ये हल करने वाला जो काम है आप खुद कीजिएगा। अगर इसको हम हल करें, चूंकि बोर्ड पे इतना जगह नहीं है कि इसको हल किया जाए, सबकी वैल्यू हमने रख दिया है। इसका आप पावर 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आता है आपका 1.09 इंटू 10⁻7 और ये मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट का मात्रक भी आपको याद रखना होगा, ये मीटर इनवर्स होता है। तो मीटर इनवर्स इसलिए होता है क्योंकि लेमडा तरंग दैर्ध्य है और लेमडा तरंग दैर्ध्य, लेमडा का मात्रक अगर मीटर हम रखें, लेमडा तरंग दैर्ध्य दूरी होती है, दूरी का मात्रक अगर मीटर रखा जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का जो मान है ये 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि En इजकल टू, ये हमने फार्मूला बदल दिया था, यहां पर En के जगह पे -RHC/N² हमने रख दिया था। अब यहां पर अगर इसको सॉल्व कर दे, देखिए RHC चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल को हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश से जूल में, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर यहां पर R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर R की वैल्यू हम रख दें, H प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रख लें, C प्रकाश की चाल है इसको रख लें, तो यहां पर 9वीं कक्षा की जो ऊर्जा मिलती है ये एनर्जी मिलती है 13.6 और इसको सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिख रहे हैं। ये अपान, ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस RHC की वैल्यू, केवल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट रख दीजिए, H प्लैंक कांस्टेंट रख दीजिए, C इलेक्ट्रॉन का, सॉरी C जो है प्रकाश की वेग, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल रख दीजिए और रख करके सॉल्व करेंगे तो ये अब जो है जूल में आएगा, लेकिन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये -13.6 N² और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फार्मूला जो है यहां से बिल्कुल शॉर्ट में यहां मिल गया है कि 9वीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो En इजकल टू -13.6/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर N की कक्षा हम रख दें, N के जगह पर 1 रख दें तो पहली कक्षा की ऊर्जा हमको निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर पहली कक्षा की ऊर्जा हमको निकालनी हो तो N के जगह पे अगर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, E1 इजकल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है ये याद रखने लायक है कि पहली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, बात हो रही है हाइड्रोजन के लिए, किसी दूसरे तत्व की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर Z के जगह पे 1 हमने रखा है। अगर Z के जगह पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक रखते तो उसकी ऊर्जा निकलती, लेकिन यहां पर जो ऊर्जा निकल रही है वो हाइड्रोजन के लिए बोर का जो परमाणु मॉडल था, ये बोर का पूरा परमाणु मॉडल सेंट्रलाइज था केवल हाइड्रोजन पर, इसलिए बोर के परमाणु मॉडल से जितनी भी वैल्यू निकलती है वो हाइड्रोजन के लिए निकला करती है। तो अब हम यहां पर
यन के जगह पे 1 कर दिए हैं, तो पहली कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है यानी कक्षा की ऊर्जा हम लोगों ने देखा, और अब यहीं से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप पाएंगे लाइमन श्रेणी पढ़नी है, बामर श्रेणी पढ़नी है, पास्चन श्रेणी पढ़नी है, ब्रैकेट श्रेणी पढ़नी है, फुंड श्रेणी पढ़नी है। इन सभी श्रेणियों के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये टोटल आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इस समय हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है। इन सब चीज़ों को अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद केमिस्ट्री आपका 3 पार्ट में हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो अब इन सब चीजों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अभी आगे ढेर सारी चीजें हम लोगों को निकालनी है, और फिर आगे चल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ भाई? हाइड्रोजन के पहली कक्षा, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ, वह इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है पहली कक्षा में चक्कर काटने के लिए। तो अगर उसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी बाहर से तो ये पहली कक्षा को छोड़ करके किसी दूसरी कक्षा में चला जाएगा, और फिर वहां से जब लौटेगा तो जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा के उत्सर्जन के दौरान जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे चल करके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे जहां पर 3 श्रेणियां मिलेंगी, और यहीं से स्पेक्ट्रम की शुरुआत होती है कि स्पेक्ट्रम, अब इन्हीं स्पेक्ट्रमों का यूज जो होता है आप सुने होंगे, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, इस समय 5G स्पेक्ट्रम शुरू हो गया है। तो ये सब स्पेक्ट्रम जो हैं यहीं से शुरू होते हैं। इन सबका अध्ययन हम लोगों को आगे डिटेल में करना है फिलहाल, और आगे चल करके हम लोग ये भी देखेंगे कि परमाणु की विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। ये हम आपको फ्रैंक और हर्ट्ज का एक प्रयोग है, फ्रैंक और हर्ट्ज के प्रयोग के माध्यम से हम आपको सिद्ध करके आगे बताएंगे कि परमाणु की विविक्त ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। तो विविक्त ऊर्जा स्तर का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नहीं कह लीजिए बल्कि परमाणु को अगर हम आवश्यकता से अधिक ऊर्जा देते हैं तो परमाणु उस ऊर्जा को नहीं लेता है, और अगर उसको कम ऊर्जा देते हैं तो भी ऊर्जा नहीं लेता है। ये आगे हम चल करके फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे, और वहां सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे परमाणु को जब अधिक ऊर्जा दी जाती है तो भी नहीं लेता है, कम ऊर्जा दी जाती है तो भी नहीं लेता है। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, तब जाकर के ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन होगा। और इसके बाद आगे चल करके अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में हम लोग सूर्य का स्पेक्ट्रम भी देखेंगे, जिसको हम लोग फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन सब का अध्ययन हम लोगों को करना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।